नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आपकी A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बिहार के महासंग्राम की बात करेंगे, जहां पर हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए रणनीतियां तैयार कर रही है। लालू ने जाति कार्ड खेला है तो वहीं मोदी के चाणक्य भी पटना पहुंच गए हैं मिशन बिहार के लिए। क्या है बिहार के चुनावी विषाद पर पार्टियों की चाल और क्या एक बार फिर चलेगा मोदी का जादू? बिहार के चुनाव के मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता पूनम पाराशर झा और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण यादव, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह और हमारे साथ जुड़े रहेंगे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष। तो शुरू करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही चरण में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिसने बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं, राजनीतिक समीकरण हैं, वो बदल कर रख दिए हैं। लालू प्रसाद यादव के साले पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं और अभी तक जो महागठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, दोनों गठबंधनों ने 64 सिटिंग एमएलएज को पैदल किया है, बिना टिकट किया है। इसके अलावा बात करेंगे कि किसको कहां से टिकट दिया गया और इसके अलावा बिहार के क्या हालात हैं। फिलहाल चलेंगे हम पूनम पाराशर जी के पास। पूनम जी, जिस तरीके से फिलहाल आज की जो नीतीश कुमार की रैली थी और उसमें मोदी के नारे लगाए गए हैं, चप्पलें दिखाई गई हैं, क्या संदेश देना चाहती है? क्या वो कार्यकर्ता बीजेपी के थे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं जब केंद्र के अंदर जब सरकार का गठन होना था और केंद्रीय चुनाव होना था लोकसभा का, तो भी आप जहां देखे थे, जहां मोदी जी की रैली होती थी, तो निश्चित रूप से वहां पर युवा वर्ग आकर के उमड़ करके ये देश के एक नई दिशा और देश को एक दिशा और दशा दोनों को अच्छी तरफ ले जाने के लिए मोदी जी की लोकप्रियता इस तरह से प्रभावित होती थी। इसी प्रकार से आज बिहार राज्य के अंदर चुनाव है और बिहार के अंदर भी लोग ये जानते हैं कि देश को अगर जिस व्यक्ति ने एक साल के अंदर इतना सुशासन दिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे आए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उसी प्रकार से आज बिहार की जनता भी वो मांग करती है कि हमें विकास चाहिए, हमें स्वच्छ बिहार चाहिए, हमें एक ऐसा बिहार चाहिए जहां का हर एक बिहार में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजी रोटी के लिए, उसको किसी दूसरे राज्य में अपना पलायन ना करना पड़े। इसलिए इस विश्वास के साथ आज बिहार की जनता सिर्फ मोदी जी की तरफ देख रही है और कहती है कि हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी जिस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वहां पर बिहार की जनता का भला होने वाला है। इसलिए वहां का पूरा वातावरण आज मोदीमय हो गया है और आप लोगों ने भी आज देख ही लिया मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार से वहां का सुशासन लाने के लिए लोग जो हैं, वहां के जो अभी प्रेजेंट में जो सीएम है, जो आज रैली कर रहे थे, वहां पर अगर चप्पलें दिखाई गई तो आज ये जनता की आवाज है। मैं कहती हूँ कि लोग दिल से चाहते हैं कि वहां पर एनडीए का गठबंधन एक बार सरकार में आए और विकास को ला करके। जी, सत्यनारायण यादव जी, आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप बताएं कि क्या वास्तव में बिहार में मोदी का जो माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, राजनीतिक स्टंट है और चुनाव का माहौल है। ऐसे समय में हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना प्रोपोगंडा तैयार करती है जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो नीतीश की रैली में हुआ है वह बीजेपी की रणनीति थी। बीजेपी ने जानबूझ क्या लगता है नेताजी की भी रैली होगी तो उसमें भी ऐसा हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है जी, ऐसा करवाया जा सकता है, लेकिन उसका जवाब भी दिया जाएगा जी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ऐसे ही आप भी करेंगे? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा काले धन और महंगाई और भ्रष्टाचार के लेकर के जो है सत्ता में आई जी, और आज ना तो महंगाई देश में कम हुई है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ है, ना काला धन देश में आया है।
क्या बिहार चुनाव होने के बाद बिहार में जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो क्या एक सोशल मीडिया पर आम दाल और चावल, दाल और रोटी खाने की जो बात आम आदमी करता है, वो दाल और रोटी क्या 200-250 रुपया किलो हो जाएगी अरहर की दाल। शायद आपको आज महंगाई और भ्रष्टाचार की कि SIT का गठन अगर एक साल के आप ये अंदर बताइए कि 1 साल पहले अरहर की जो दाल थी वो 90 रुपए से 100 रुपया किलो। चलिए सत्यनारायण जी हमारे साथ कांग्रेस नेता दाल की बात करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि पेट्रोल के दाम कितने कम हुए आज मोदी जी की सरकार के आने के बाद? बिल्कुल अगर महंगी हो रही तो पेट्रोल आम आदमी नहीं खाता, आम आदमी पेट्रोल से जो है सब्जी नहीं बनाता। चलिए सत्यनारायण जी हमारे साथ संजीव झा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता, उनके पास चलते हैं। संजीव जी किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आपके गठबंधन की बात है, नीतीश कुमार आपके गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा गठबंधन तीनों पार्टियां हैं, JDU, RJD और कांग्रेस, और नीतीश कुमार जो कि आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तीसरी बार, तो उनकी रैली में इस तरीके की बात हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरी बात तो ये है कि हम अभी मैं सुन रहा था भाजपा के जो नेत्री हैं वो बता रही थी कि ये बहुत जनता का ये है, तो इसे भाजपा की एक चरित्र का पता चलता है कि भाजपा का क्या चरित्र है। और वो एक मीडिया के सामने बैठ के बोल रहे हैं कि बहुत जनता ने उनको चप्पल दिखाया और ये सब चीजें किया, तो ये पूरा एक भाजपा का प्रायोजित एक प्रोपेगेंडा है कि किसी तरीके से लोगों को मैसेज जाए, चूंकि ये जनता का समर्थन तो वहां खो चुके हैं जी। और जनता भी इनको अच्छी तरह से समझ गई है। जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से करप्शन इनके राज्यों में फैल रही है, अब सभी लोग को पता चल रहा है कि ये जुमला पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े वादे किए और एक भी चीज धरातल पे नहीं आ पाई। अब जनता को ये सब सारी चीजों को पता चल गया कि बीजेपी क्या है, क्योंकि जिस भ्रम में, जिस उम्मीद के साथ जनता इनको लाई थी। लेकिन महागठबंधन में ज्यादा टूट फूट हो रही है। कहाँ महागठबंधन में टूट फूट हो रही है? ऐसा तो बीजेपी की तरह नहीं है कि एक उनके MP हैं RK सिंह, वो बोल रहे हैं। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ 64 वो तो बीजेपी का ही एक टूट फूट का चल रहा है कि मान मनोबल का चीजें चल रही है कि हम MLAs हैं उन्हें बेटिकट किया गया है, और 64 में से 39 जनता दल यूनाइटेड के हैं, 64 में से 39 जनता दल यूनाइटेड के MLAs बेटिकट हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा चीज हो, चुनाव आती है तो लोग पार्टियां छोड़ के दूसरे पार्टियां में जाते हैं। ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। नहीं, इनमें से केवल 19 गए हैं बीजेपी में। नहीं, 19 गए हैं बीजेपी में। बीजेपी का काम ही है तोड़ फोड़ करना, किसी तरह से सत्ता पाना। इनका लक्ष्य है सत्ता पाना और लोगों को बेवकूफ बनाना। चलिए मैं पूनम जी आपसे संक्षेप में जाना चाहूंगा कि तोड़ फोड़ करना बीजेपी का काम है सत्ता पाने के लिए। नहीं, इन्होंने झारखंड में देखिए ना क्या किया, बाबूलाल मरांडी के पार्टी को तोड़ के अपने में मिला लिया। इनका तो साक्षात उदाहरण है ना हर जगह पे। आप भी मिल गए JDU और RJD के साथ, अब तक बाहर थे, विरोध कर रहे थे। हम मिल नहीं गए, हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव कर लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी कहीं उनके साथ मिक्स नहीं हो गई है। हमारे लोग जाके टूट के नहीं मिल गए हैं उनके पास। मुलायम सिंह यादव जी को गठबंधन छोड़ना पड़ा आपकी वजह से? वो मुलायम सिंह यादव का गठबंधन छोड़ना पड़ा, ये उनकी अपना फैसला है, उससे हम लोग को कोई एतराज नहीं है। वो अपना गठबंधन बना रहे हैं, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है जी। हम लोग का अपना जो गठबंधन है उनका वहां पे क्या बिहार में मुलायम सिंह यादव जी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है कि उससे कोई घबराने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार को पता है कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया है और क्या अभी जो बात कर रही थी मैडम कि लोगों का पलायन हो गया, ये हो गया। पिछले 10 काम किया आज बिहार की जनता भी जान चुकी है कि नीतीश जी ने आखिर 10 सालों के अंदर बिहार की जनता के साथ क्या किया है। हम लोग भी यही पूछना चाहते हैं। आज जनता 10 साल में तो 9-8 साल तो आप ही के साथ थे। नहीं, वो 8 साल तो आप ही के साथ 8.5 साल थे। तो आप बताएंगे ना कि बीजेपी लाइव इसमें थे तो हमने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर बिहार में आप लोग सत्ता के भागीदारी थे, जब जितनी स्थितियाँ, आप तो खुद बताइए ना कि आपने क्या बिका बिहार के लिए कर दिया इतना 8.5 साल में वहाँ की जनता के लिए। मुझे अच्छी तरह ये ज्ञात है कि हम लोग हमेशा उस तरह की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति। हाँ, विकास की राजनीति 8.5 साल में आपने क्या किया है, ये तो आप खुद ही बता रही है कि 10 साल में निश्चित रूप से आज जनता जो है आप लोगों से सवाल नहीं पूछती। आज हर एक मुकाम। चलिए पूनम जी हमारे साथ अभी फिलहाल इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष भी जुड़े हुए हैं, उनके पास बाद में चलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, जिस तरीके के फिलहाल हालात बने हुए हैं, आप क्या कहेंगे?
देखो राठौड़ साहब, अभी आपने जिक्र किया था बिहार की पूरी राजनीति का जी। ये बात बहुत स्पष्ट है कि बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और जैसा बीते लोकसभा चुनाव में पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और गुजरात के विकास मॉडल को अपनाया, वही सारी चीजें ये जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसी में ही ये तमाम चीजें होने जा रही है। अब जो जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई है, चप्पल दिखाना, ये बयान दे देना, ये बात हो जाना, ये दरअसल सारा चुनावी राजनीति, चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है। तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता इन तमाम रणनीतियों को अपनाते हैं और इस प्रकार की रणनीतियों को अपनाना उनकी मजबूरी है, उनकी जरूरत है। अब जैसे कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जैसा कि कहा कि भाई जाति का कार्ड खेला है, या बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, या इधर भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज किशोर जी का जो बयान आया है कि भाई कोई अगड़ी जाति का नहीं होगा, ये मैंने कहा ना, बात किसकी सही मानी जाएगी? पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, वो क्या कहते हैं जी, वो क्या कहते हैं, उनकी बात मायने रखी जाएगी, या देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। यानी कि अंतिम बात पार्टी प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री की और राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। ये हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। गिरिराज किशोर जी ने जिस तरह का ये जो बयान दिया है चुनाव बीच में, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और इस तरह के बयान लगातार आएंगे, तब तक चुनाव चलेगा, तब तक इससे कोई इनकार नहीं है। जी बिल्कुल। और अभी तो कई तरह के बयान अभी सामने आए। बिल्कुल, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में मिशन पाटलिपुत्र। और लगातार चर्चा जारी है और चर्चा में हमारे साथ बीजेपी नेता पूनम पाराशर झा, समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह, और इनके साथ साथ संजीव झा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष रंजन के पास चलेंगे। आशीष, जिस तरीके के फिलहाल हालात हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, आपके पास कुछ खास रिपोर्ट है और आपने कुछ तैयारियां की हैं, हम जानना चाहेंगे क्या है वो। देखिए हिरेन जी, बिहार इलेक्शन काफ़ी मायनों में नंबर का खेल है। और हमने ये 2010 और 2014 का जो चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन, उसको नंबर के मदद से देखने की कोशिश किया है। आपको दो चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा। एक तो ये दो चीज साख पे लगी हुई है कि जो 2014 में मोदी जी का जादू था, क्या वो बिहार में मेंटेन रहेगा। और दूसरा ये है जो बहुत कास्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि एक कास्ट इधर आ रहा है, दूसरा मतलब हर पार्टी कास्ट की तरफ नजर गराए हुए है। इन दोनों को हम ये 2010 और 2014 के चुनावी आंकड़ों के मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये 121 सीटें ऐसी है आपको बताऊं जहां पे बीजेपी का 2014 में जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोगों ने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। तो ये जो 243 है उसमें से 172 सीटें एनडीए अलायंस को मिल रही है, जिसमें 121 अकेले बीजेपी के पास है। ठीक है, वो जीती हैं। टोटल एनडीए अलायंस का कितना बताया आपने? 172, जिसमें बीजेपी 121 है, एलजेपी 34 है 34, और आरएलएसपी को 17 सीट्स मिले हैं। ठीक है, वही और बाकी के आप जो जेडीयू आरजेडी को आप देखेंगे तो 32 सीटें मिली थी। असेंबली में हमने तोड़ के बताया है। कांग्रेस को 14, एनसीपी 5, जेडीयू 18। ठीक है, हम चाहेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हमने दूसरे तरीके से एक तोड़ने की कोशिश किया है। इस 172 सीट्स है उसमें 79 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे एनडीए को
क्लीन स्वीप मिली थी। क्लीन स्वीप यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि वहां पे जो टॉप 3 की पार्टी अगर लेंगे, उनके वोट शेयर जोड़े करेंगे, तो वहां एनडीए नंबर 1 पे थी और नंबर 2 और नंबर 3 की जो पार्टियां थी उन दोनों का वोट मिला भी देंगे तो भी वहां पे एनडीए की ज्यादा वोट थी जी। मतलब ये 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाकी काफी यानी कि आशीष आपके आंकड़े ये बताते हैं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने मिशन 180 प्लस जो रखा है अपने लिए, उसके लगभग मुताबिक आप बता रहे हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स और जो दूसरे हालात हैं फिलहाल के, उसके आधार पर जो 2014 और 2010 के इलेक्शंस हुए उन सब का आंकड़ा बता रहे हैं। आधे मिनट और मैं लूंगा आपका, बस एक चीज और उसमें जोड़ना चाहूंगा। 180 होंगे या नहीं होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको बढ़त है। दूसरी बात, जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि कास्ट को लेके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, डोमिनेंट कास्ट को लेके। अगर आप ऐसा देखेंगे, अगर डोमिनेंट कास्ट को लेके टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आखिर उस कास्ट के नेता को वो सीट मेंटेन करना चाहिए। बट 2010 और 2014 से आप कंपेयर करेंगे तो मात्र 30% सीटें ऐसी हैं, चाहे वो एनडीए हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, जो उस सीट अपने प्रीवियस सीटों को रिटेन कर पाई हैं। यानी 70% सीटें वो लॉस कर गई हैं। आप आरजेडी का परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पे, तो चलिए आपके पास आशीष दोबारा से आएंगे, आशीष आपके पास दोबारा से आएंगे। जिस तरीके से पूनम जी, फिलहाल अब मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा कि बीजेपी ने, मैं अपने ही एक विधायक ने शहाबुद्दीन के एक शार्प शूटर को 2 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी ही पार्टी की एक विधायक हैं, पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से महिला विधायक हैं, उन्हें चुनाव ना लड़ने के लिए धमकी दी गई है। और एक चीज और है कि नवादा में जो आज की घटना हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, जहां तक आप बोल रहे हैं कि पैसों का लेन देन या चुनाव में इस तरह आरोप और प्रत्यारोप की स्थितियां तो हर चुनाव में होती हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी देखा है और आने वाले समय में भी हम लोग भी देखते रहते हैं कि चुनाव में लोकतंत्र है, लोग आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं चुनाव में। और मुझे लगता है कि इस तरह से कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि, क्योंकि हमारा जो संगठन है उसमें हमेशा ये सिखाया है, संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर पड़े चलो। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा निश्चित रूप से उसको मौका मिलता है। और ये जिन लोगों को टिकट मिलती है तो वो अच्छा कहते हैं, जिनको नहीं मिलती है वो बुरा कहते हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल यहाँ पर सत्यनारायण जी, पूनम जी कह रही है कि कोई गलती नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है बीजेपी। देखिए जी, ये तो अलग की बात है, इनका कहना जो है, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से बोल रही है और ये जो बोलेंगी वो पार्टी के हक में ही बोलेंगी। लेकिन अगर ऐसी बात थी नहीं तो बीजेपी का ही एक विधायक जो है ऐसा आरोप नहीं लगाता जी। ठीक है, और ये जो स्थिति है ये बिल्कुल सही है कि भाजपा ने इस तरह का कार्ड वहां, क्योंकि धन बल का चुनाव हो रहा वहां पर, और भाजपा ने मुलायम सिंह जी भी इसी बल का प्रयोग करते हैं यूपी में। नहीं, यूपी में मुलायम सिंह का जो है यूपी में जनाधार इतना है कि उनको इस तरह का करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नेताजी के नाम पर चुनाव जीत करके आती है, और बिहार में भी इस बार जो समाजवादी पार्टी चुनाव हमारे साथ कांग्रेस नेता संजीव झा जी है। संजीव झा जी, पैसे का प्रयोग किया जा रहा है बिहार में जम करके, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस भी पैसे फेंक रही है। देखिए, अभी चुनाव का जो माहौल है, पहले बात तो मेरा नाम संजय झा नहीं संजीव कुमार है जी, सॉरी। और दूसरा ये है कि जो भी चीजें ये कर रहे हैं ना, मुलायम सिंह यादव, ये चाहे ओवैसी साहब हैं और जितने भी लोग हैं जी, मुझे लगता है कि ये महागठबंधन को जो थोड़ा मोड़ा नुकसान है वो अपने तरीके से एक तरह से मिल के जो बीजेपी के साथियों के साथ और अपना जो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसका जनता बिहार में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां 2 पार्टियों की लड़ाई है जी, एक सांप्रदायिक एक नॉन सांप्रदायिक। तो वो और आप ऐसे गैर सांप्रदायिक हुए कि आप 243 से 41 सीट पर आ गए लड़ने के लिए। पिछले बार 243 पे लड़े थे पूरे, हम लोग 41 सीट पे आ गए, सही बात है जी। लेकिन हम लोग जो अभी गठबंधन में जो लड़ाई कर रहे हैं, 243 में हम लोग 41 सीट मिला है जी, तो वो हम लोगों को, यानी कि कांग्रेस कमजोर है बिहार में, तभी 41 सीट मिली है।
वास्तविक बात है कि बिहार में जो पिछले 15 से 20 साल में जो हालात रहे हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था। कांग्रेस ने मान लिया है कि नहीं, लेकिन अभी के जो हालात है महागठबंधन में, संजीव जी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पूरे देश में ऐसी स्थिति है नहीं, अभी जो है ना, कांग्रेस ने जितना शासन देश के ऊपर किया है उसमें लोगों को उसने कुछ उसके बदले कुछ दिया नहीं। मुझे बोलने का मौका दिया जाए कि आप ही बोलिए। संजीव जी बोलिए। हाँ, तो ऐसा है कि अभी जो महागठबंधन जो बना है उसमें हम लोगों का बहुत अच्छी स्थिति है और इस बार भाजपा को ये चीजें सामने आ जाएगी कि भाजपा का असली चेहरा जो है लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। लोकसभा चुनाव में नहीं आया था। देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोग हारे हैं, इसमें तो हम लोग दो मत नहीं है, हम लोग मानते हैं कि हम लोग की हार हुई है, लेकिन जिस तरह नहीं, मुझे पूनम जी बोलने दीजिए। अभी भी मानना पड़ेगा। नहीं, अभी नहीं मानना पड़ेगा। अभी आप लोग का जो हश्र होगा बिहार में वो दिल्ली वाला हश्र होगा। आप लोगों का जो दिल्ली में हश्र हुआ है ना वही बिहार में होने जा रहा है। तीसरा मोर्चा क्या कर रहा है जब पूरी तरीके से कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ही लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, तीसरा मोर्चा बिहार में 50 से 60 सीट लेकर के आएगी। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था। और जी संजीव जी बोलिए जी। जो हालात इस समय है बिहार में वो नीतीश से भी लोग खफा हैं, लालू से भी लोग खफा हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी जिससे पूरे देश के लोग खफा थे उसे इन्होंने अपने सर पे बैठा लिया। भाजपा 1.5 साल के अंदर जिस मुकाम पर देश की जनता को पहुंचा दी है, जो हालात आज देश में पैदा है। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी आपकी तरह से खत्म हो चुका है। मैं तो सत्यनारायण जी ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नारे देश में नहीं विदेशों में भी लगाए जाते हैं। आप निश्चित रूप से वो हो सकता है कि मैनेज करके लगवाया जाता हो सकता है मोदी जी उसे मैनेज करते हो या आप हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छा नारे भी मैनिपुलेट होते हैं। महेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। विदेश में भी लोग मोदी का आज जिस तरीके का माहौल फिलहाल बन रहा है तो इन्होंने सत्यनारायण जी कहा कि नारे भी मैनिपुलेट होते हैं। ऐसी बात है पॉलिटिकल दलों में ऐसा होता होगा। आपसे जानना चाहेंगे। एक मिनट चलिए एक मिनट के लिए महेंद्र जी से। देखो पूनम जी और सत्यनारायण जी से भी बहुत स्पष्ट बात है। पूनम जी जैसा बता रही थी बात दरअसल ये है, ये अपनी जगह बात सही है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि अब देश में रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चल निकली है और उस रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह वो कर रहे हैं। बिहार में जो टिकटों को लेकर अभी जैसा जिक्र हुआ था वो ये था कि भाई 2 करोड़ में बेच दी या उनको नहीं दी, इनको दे दी। ये दरअसल कोई भी राजनीतिक दल हो उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो चुनाव प्रबंधन की जो समिति होती है, जो टिकट वितरण की होती है, वो ये देखती है कि नतीजा देने में कौन सक्षम है, विनेबिलिटी जीतने की। ये बात होती है मुख्य, और उसी आधार पर टिकट दिया जाता है। अब ये एक अलग बात है कि कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं दिन रात लगे रहते हैं और वो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भी आकांक्षा होती है कि हमको भी चुनाव में कुछ मिले। लेकिन बहुत सारे अवसर होते हैं, बहुत सारी इनाम होते हैं जो दिए जाते हैं राजनीतिक सफर में, चुनावी सफर में कार्यकर्ताओं को उनको धैर्य रखना चाहिए। अगर वो सही मायने में अगर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दरअसल क्या है कि चुनाव किसके लिए लड़े जा रहे हैं, नतीजे के लिए कि किसको सत्ता चाहिए। और यही एक बात है कि चुनाव के दिनों में तमाम तरह के आरोप, गंभीर आरोप लग जाते हैं, चलिए एक दूसरे का चरित्र हनन करने पे भी लग जाते हैं। और एक चीज मैं और कहूंगा, एक मिनट, हकीकत यह है कि बिहार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीजों का इस बार 2 टूक फैसला होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का इस बार बिल्कुल फैसला हो जाएगा कि भविष्य में ये पार्टी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने जाति का कार्ड खेला है। वो जाति के जरिए कैसे भी अपने राजनीतिक दल को बचा लेना चाहते हैं, उनको सीटों से उसे की जितनी आ जाए ठीक है, मेरा दल बना रहे बस। चलिए आशीष के पास चलेंगे। आशीष, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल के जो हालात बने हैं, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो या फिर के जो फिलहाल के हालात हैं, जाति कार्ड खेला जा रहा है, संक्षेप में आपसे 30 सेकंड में जानना चाहेंगे, लास्ट कमेंट। ये जो देखिए जैसा अभी हमारे अभी जो पूर्ववर्ती कोलीग हैं वो बता रहे थे कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन विनेबिलिटी को देख के देखा जाता है, और बीजेपी और जो महागठबंधन है दोनों इस बात को कैलकुलेट करके देख रही हैं कि कहां उनको किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोट मिले थे और उस पे अपने कैंडिडेट को रख रहे हैं। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है वो तो वो जाने, लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो 2 चीजें तो तय है कि एनडीए को थोड़ा बहुत एज है बिहार इलेक्शन
इलेक्शन में, लेकिन जिस कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में वो लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं पहले भी बता रहा था कि सिर्फ 30% सीट ऐसे होते हैं जो रिटेन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े हो। हमारे साथ कांग्रेस नेता संजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें। संजीव, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, बताइए कि ये जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी? कांग्रेस, हम लोग बहुत अच्छे मेजोरिटी में आ रहे हैं और हमारा जो महागठबंधन है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आ रहे हैं और हमारी सरकार 2/3 मेजोरिटी से बनेगी। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, लेकिन ये सच्चाई है। वहाँ की जनता को पता है कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी और बिहार की जो प्रगति हुई है वो, पूनम जी काइंडली आप एक बार मुझे बोलने देंगी? आप बीच में इंटरप्ट कर रही है बहुत ज्यादा। जो बातें हैं मुझे नहीं, आप एकदम बोलने का मौका नहीं देते, आप मुझे क्यों फिर आप बातों को एक स्पष्ट रूप से तो रखें। आप भ्रम में जीना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एज नहीं आप बता देना चाहिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप आपकी सरकार नहीं आ रही है। जी सत्यनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, चाहे वो भाजपा लड़ रही है और चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ रहा है जी, सभी लोगों ने जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया है। वहां अगर ये कहा जाए कि मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट मिल रहा है तो ये बिल्कुल सरासर बीजेपी का दावा है। ये बीजेपी उन्हीं के नाम दावा है, बीजेपी का दावा फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर बीजेपी का दावा ये था कि मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट मिल रहा है तो फिर जाति के आधार पर वहाँ वोट क्यों बांटा गया? ना तो किसी जाति के आधार पर वोट मांगने जाते हैं, जवाब दीजिए पूनम पराशर जी की अगर चलिए मिशन पाटलिपुत्र में आप हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस से हमारे साथ संजीव जी थे और इनके साथ बीजेपी से पूनम पराशर झा और समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी जुड़े रहे। मिशन पाटलिपुत्र में A to Z की खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।